तो वेलकम बैक गाइस। तो चलिए करते हैं अपने इस सीरीज को कंटिन्यू। फैल्कन टीम का कैप्टन देखता है कि वो जो नॉर्मल आग थी उस वो 10 एचपी और अचानक से माइनस 2000 एचपी चली जाती है और वो एक जोरदार वहां पे धमाका होता है और वो उसके अंदर चीख रहा होता है आ आ। और फिर उसके सारे टीम मेंबर्स उसे देखकर चौंक रहे होते हैं कि ये क्या हो रहा है, पर उनके ऊपर भी वो मामूली आग लगी हुई होती है और उनमें से कोई चिल्लाता है टीम लीडर। और फिर वो बोलता है ये क्या हो रहा है, और वो आग उसे भी घेर रही होती है और उनका टीम लीडर वो तो भाई उन आगों में एकदम झुलस रहा होता है। उसका लगातार -2000 एचपी जा रहा होता है और वो चिल्लाता है ये मामूली आग, इसका डैमेज इतना ज़्यादा कैसे है। और वो आग उसके सभी फैल्कन ग्रुप पे फैल गई होती है और धमाके पे धमाके हो रहे होते हैं। और फिर उनके टीम का कोई और बोलता है मुझे तो ऐसा लग रहा है मुझे भी वही करना है। और फिर उनके ऊपर भी एकदम अचानक से एचपी 2000 करके घट रही होती है और दूसरा चिल्लाता है मुझे भी। और फिर बहुत सारे आग वहां पे जल रहे होते हैं और न जाने कितने सारे धमाकों में पूरी फैल्कन टीम घिर गई होती है। और फिर एक नोटिफिकेशन आता है, एक्सप्लोरर जियांग काई ने पूरे फैल्कन टीम 5 को हरा दिया है और उन सभी को नस्त नाबूद कर दिया है और सभी का टीम एक्सपीरियंस खुद ले चुका है। और आसपास की भीड़ एकदम चौंकते हुए बोल रही होती है अरे ये क्या हो रहा है। और तभी जियांग बाहर आते हुए बोलता है तो तुम लोग मुझे सलाह देने के लिए इतनी जद्दोजहद कर रहे थे, अब तो मुझे लगता है कि मैं फाइनली तुम्हारी माफ़ी लेना चाहूँगा। और वो फैल्कन टीम की डेड बॉडीज के सामने खड़ा होकर ये बोल रहा होता है और ये देखकर तो आसपास की भीड़ एकदम पागल हो जाती है। उनमें से कोई चिल्ला रहा होता है व्हाट द हेल, ये लड़का कौन है जिसने पूरी फैल्कन टीम को अपने आप एकदम आराम से हरा दिया, वो भी 5 लोगों की टीम। तभी दूसरा बोलता है वही तो, ये सब टॉप लेवल एलिट्स थे जो कि लेवल 20 के थे। तभी तीसरा बोलता है डैम, अगर मैंने ये देखा नहीं होता कि वो अकेले उन्हें मार रहा है तो मुझे मेरी आंखों पे विश्वास ही नहीं होता। मैं तो सोचता कि ये कोई मामूली सी स्टेज फोटो है, ये सब पहले से प्लानिंग की गई है। तभी जियांग अपना जमीन पर से चक्कू उठा रहा होता है और पीछे से कोई बोल रहा होता है हे भगवान, ये आदमी कौन है। तभी उनमें से कोई उसका लेवल अपने घड़ी में चेक करने की कोशिश करता है और बोलता है ओ माय गॉड, मैं इसका एट्रीब्यूट क्यों नहीं देख सकता, मेरी वॉच इसकी प्रॉपर्टीज सही से नहीं दिखा रही है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इसका कुछ नहीं देख पा रहा, क्या ये पॉसिबल है। तभी वो आदमी बोलता है अच्छा, तो अब मैं समझा, क्या ऐसा हो सकता है कि ये एक फायर मेज है जो कि ऐसा सुरक्षा कवच यूज कर रहा है जिससे बाहरी लोग उसे पहचान ना पाए और सब लोग सोचते हैं क्या एक फायर मेज गॉड। और फिर वो आदमी बोलता है हाँ ऐसा ही हो सकता है, ये तो सच में गॉड ऑफ फायर है। और मेन कैरेक्टर आराम से अपना स्क्रीन देख रहा होता है और बोलता है बहुत अच्छे, 2 लेवल अचानक से बढ़ गया। और वो आगे बढ़े जा रहा होता है तभी गॉडेस उसके साइड से एकदम प्रकट हो जाती है और जियांग बोलता है बाय द वे एआई, क्या तुम ढूंढ सकती हो कि वो मेरा एट्रीब्यूट्स क्यों नहीं देख पा रहे हैं। और वो एआई मैसेज के थ्रू बोलती है क्योंकि तुमने गैम्बलर का डबल टैलेंट ऐड किया था ना, जिसके बहुत सारे एडिशनल फीचर्स भी हैं। तुम्हारा एट्रीब्यूट और तुम्हारे आसपास लोगों का एट्रीब्यूट सेम होते हुए भी तुम्हारा बहुत ज़्यादा है, इसीलिए आउटसाइडर्स तुम्हारा बिल्कुल भी एट्रीब्यूट्स नहीं देख पाएंगे चाहे वो कोई भी घड़ी यूज़ कर ले। और जियांग बोलता है अच्छा तो फिर ऐसा है। और फिर वो आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है तो अच्छा ही होगा कि वो उन्हें ना देख पाए ताकि वो दूसरों से टारगेट होने से बच जाएं। और पूरी की पूरी भीड़ उसके तरफ चौंक के देखती रहती है। और तभी घोस्ट स्टार पे शेंगियो शहर के आइटम ट्रेडिंग ऑफिस का सीन दिखाया जाता है और कोई बोलता है हेलो, मुझे यहाँ पर अपना इक्विपमेंट्स बेचना है जो कि मैंने ढूंढे। और एक लड़की एकदम आराम से डेस्क पर आलसी हुई बैठी रहती है और वो आलस में बोलती है हेलो वेलकम। और वो लड़की सोच रही होती है अरे मैंने
एक दिन इंतजार किया बस इस गरीब न्यूकमर के लिए, और आज का परफॉर्मेंस ऐसा लगता है कि आज भी बहुत गंदा परफॉर्मेंस होगा। और तभी जियांग अपने कुछ कार्ड्स बाहर निकालते हुए बोलता है, अच्छा ठीक है, मेरे पास ज़्यादा चीज़ें तो नहीं हैं, पर क्या प्लीज़ आप इसका कॉस्ट कैलकुलेट करेंगी। और वो लड़की अभी भी आलस में बोल रही होती है कि क्या तुम जैसे गरीब लोग यहाँ क्या बेचने आए हो, तुम्हें तो देख के लगता है कि तुम सबसे ज़्यादा गरीब हो इस वक्त। इतना वो बोल ही रही होती है कि उसका आंख एकदम फटा का फटा रह जाता है जब वो देखती है कि जियांग ने पूरे कार्ड्स की एकदम दीवार बना दी होती है। और जियांग बोलता है, इस बैच को देखो, इसमें बहुत सारे जाइंट ब्लैक एप्स हैं, लगभग 12। ये सभी के कोर्प्स हैं और इन्हें मैंने पकड़ा है। तभी वो दूसरे हाथ से सिग्नल करते हुए बोलता है, और ये जो बैच तुम यहाँ देख रही हो, इसमें सभी ट्रेजर चेस्ट हैं, और ये 19 एलाइट ट्रेजर चेस्ट हैं जो कि मुझे मिले हैं। एक्सक्यूज़ मी, क्या तुम मुझे अब भी देख पा रही हो? मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि ये सब कितने में बिकेगी। और वो लड़की, उसकी तो अब तक में फट चुकी होती है, वो समझ नहीं रही होती है कि अब मैं क्या करूं। और वो सोचती है, शिट, ये लड़का तो लगता है हंटिंग करने की फैक्ट्री चलाता है, सभी लोग पीस बाय पीस करके बेचते हैं, और इसे तो देखो, ये पूरा लॉट बेच रहा है। और वो अपना सर क्लियर करती है और एकदम खुश होके खड़ी होती हुई बोलती है, हा हा हा, चिंता मत कीजिए, मैं तो यहाँ की बहुत टॉप सेलर हूँ और मुझे आपकी मदद करने में बहुत खुशी होगी। मैं इसे तुरंत कैलकुलेट करके बताती हूँ। और वो सोच रही होती है, हे भगवान, ऐसा लगता है ये एक बहुत बड़े क्लाइंट हैं, और अगर मैं इनका ऑर्डर ले भी लेती हूँ, चाहे मेरे जान पर भी खतरा क्यों ना आ जाए, तो मुझे फ्यूचर में बहुत फायदे होंगे। और जियांग भी बोल रहा होता है, ये तो मुश्किल हो गई। और तभी वो लड़की कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके बताती है और बोलती है, वुश, डियर बिग कस्टमर, आपने जितने कॉप्स कार्ड बेचे थे उनके 10,000 घोस्ट स्टार कॉइन्स हुए हैं, और जो एलाइट ट्रेजर चेस्ट आपने अपने कंटेंट के साथ बेचे थे उसके हो गए 1,70,000 घोस्ट स्टार कॉइन्स। और जियांग सोचता है, अरे वाह, तो टोटल मुझे 1,80,000 घोस्ट स्टार कॉइन्स मिले और ये सब बेचे जा सकते हैं। 1,80,000 घोस्ट स्टार कॉइन्स। और वो हमें बताता है कि एक घोस्ट स्टार कॉइन हमारे शेंग्यो शहर के 10 कॉइन्स के बराबर होता है। और घोस्ट स्टार कॉइन एक घोस्ट स्टार की करेंसी है, और एक घोस्ट स्टार कॉइन्स की इतना वैल्यू होता है कि मेरा लगभग 1.8 मिलियन हो जाएगा। ये तो मेरे भाई के मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए बहुत ज़्यादा है। और वो बाहर खुशी से निकलता है और सोच रहा होता है कि अब मैंने कमांडर वे से जो शर्त लगाई थी उनका तो बहुत अच्छा हाल हो गया, और मेरे बड़े भाई का सपना भी पूरा हो गया है। अब मुझे मिलिट्री ज्वाइन करने का और कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आराम से अर्थ पे वापस जा सकता हूँ और अपने बड़े भाई को आराम से हॉस्पिटल भेज सकता हूँ। तभी पीछे से जियांग को कोई आवाज़ लगाता है, हे रुको, तुम तो वही हो ना जिसे मैंने अपनी फॉर्च्यून टेलिंग पिछले बार फ्री में दी होती है, वेट करो। और फिर दिखाया जाता है कि ये वही फॉर्च्यून टेलिंग वाली लड़की दौड़ के आई होती है, और वो बोलती है, मैंने तो तुम्हें सच में अच्छी जगह रिकमेंड की थी ना, जो कि वैली ऑफ द किंग्स थी, तो क्या तुमने बहुत सारे एक्सपीरियंस लिए? वहाँ पे तुमने ज़रूर कुछ रूड लोगों को भी मारा होगा। और जियांग बोलता है, वेल, वैली ऑफ द किंग्स जाना मुझे सच में बहुत ज़्यादा मदद किया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वो लड़की बोलती है, ओह चलो, तो तुम मेरी एक स्मॉल रिक्वेस्ट पे एग्री करोगे? क्या तुम इसीलिए मेरी एक रिक्वेस्ट पे प्लीज़ एग्री कर जाओ? जियांग बोलता है, अच्छा ठीक है, अगर तुम मेरे लिए इतना अच्छा काम की हो तो फिर तुम अपना कोई भी रिक्वेस्ट बोलो। और वो लड़की स्माइल करते हुए बोल रही होती है, वो है, मेरा नाम है हु यान और मैं तुम्हारे साथ टीम में रहना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे अपने साथ लड़ने के लिए ले जाओगे कोई भी फ्यूचर में? और जियांग ये सुनकर एकदम स्पीड में उससे दूर भाग जाता है और बोलता है, अलविदा। और वो लड़की चौंक जाती है, वो बोलती है, हाँ तुम पहले ही जा रहे हो? क्या तुम्हें ये विश्वास नहीं हो रहा है? और वो लड़की बोलती है, कोई बात नहीं, ये तो बिल्कुल पिछले बार की तरह है, एक कैरेक्टर जिसे मिलिट्री भी बेकार बोलती है तो मुझे कोई क्यों चाहेगा? और फिर वो बोलती है जोर से कि भूल जाओ, हे
क्या तुम्हें तुम्हें तो फ्री चीज़ें पसंद है ना? क्या तुम मेरा सामान लेना चाहोगे? मैं तुम्हें बिल्कुल फ्री में दे दूंगी और ये आखिरी बार होगा जब मैं घोस्टार पे लॉगिन कर रही हूँ। और जियांग ये सुनकर थोड़ा सा निराश हो जाता है और वो पीछे घूम के देखता है और वो लड़की को वो पूछता है, क्या आखिरी बार? क्या तुम भी गरीब हो? क्या तुम भी यहाँ से परमानेंटली लॉग ऑफ करने वाली हो? क्या तुम्हें और पैसे नहीं बनाने घोस्टार पे? और वो दोनों एक फाउंटेन के साइड में खड़े होते हैं। तभी वो लड़की बोलती है, हाँ बनाने तो हैं, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मेरी टीम, जो मेरे जैसे लूज़र को कोई टीम क्यों ही चाहेगी जो कि सिर्फ फॉर्च्यून बता सकती है। और फिर वो बोल रही होती है कि जब मिलिट्री को पता चला था कि फेंग शुई मास्टर एक बहुत ज़्यादा पावरफुल प्रोफेशन है, तो फिर मैंने इसका एडवांटेज लिया और मिलिट्री सपोर्ट से मैंने फेंग शुई मास्टर्स को सक्सेसफुली लेवल 20 तक पहुंचते हुए देखा और मैंने भी यही किया और मैंने अपना जॉब चेंज कर कर एक फॉर्चून टेलर बन गए। पर एक फेंग शुई मास्टर का इनिशियल टैलेंट बहुत ताकतवर होता है, जो कि रहता है कि किसी भी चीज़ का सही टाइम, जगह और लोग बता सकता है। पर जॉब चेंज होने के बाद जब कोई फॉर्चून टेलर बनता है तो वो सिर्फ कुछ ही स्किल गेन करता है और वो फॉर्चून टेलिंग की कुछ स्किल होती है। और बाद में मिलिट्री को भी ये पता चल गई थी कि फॉर्चून टेलर का प्रैक्टिकली कोई काम नहीं है, इसीलिए उन्होंने हमें वहाँ से निकाल दिया और हम इतने कमज़ोर हो गए थे कि हमें कोई अपनी टीम में लेना ही नहीं चाहता था और हमारा लेवल वहीं पे रुक गया। और फिर वो बोलती है कि हमें जब कोई अपनी टीम में फाइट करने के लिए नहीं ले गया तो मैंने अपने दिन घोस्टार पे बस इंतज़ार करते हुए बिता दिए। और दिखाया जाता है वो एक स्टॉल लगाकर किसी का फॉर्चून बोलने के लिए वेट कर रही होती है और वो बोलती है, अगर मैं अर्थ पर वापस जाऊंगी और मैं कोई स्कैवेंजर बन जाऊं या फिर मैं दिहाड़ी ही करूं, तब मेरी एटलीस्ट सेविंग्स तो बच जाएंगी। और दिखाया जाता है कि वो अर्थ पे लेबर वाला काम कर रही होती है। फिर जियांग उसके तरफ बोलता है, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, मेरा भाई का हेल्थ इसी कारण खराब हो गया था और तुम तो एक लड़की हो, तुम इतना कुछ कैसे सहोगी? और वो लड़की स्माइल करते हुए बोलती है, तो क्या अगर मैं ये नहीं सह पाऊँ? और वो और मुस्कुराते हुए बोलती है कि मेरा एक छोटा भाई और एक छोटी बहन भी है अर्थ पे और मैं उनकी आखिरी उम्मीद हूँ, उनके परिवार का आखिरी हिस्सा, मैं उन पे गिव अप नहीं कर सकती। और जियांग को ये सुनते ही अपने बड़े भाई की याद हो रही होती है और उनका बड़ा भाई भी यही बोलता था, ये ठीक है, तुम्हारा बड़ा भाई ये सब देख लेगा। और यही कहकर वो अपने काम पे रोज़ निकल जाया करता था। जियांग को ये सब याद आता है और वो देख रहा होता है कि बचपन में कैसे उसका बड़ा भाई उन दोनों को घर पे छोड़ के काम पे जाता था। और जियांग सोचता है कि मैं पहले ये सोचा करता था कि मेरा बड़ा भाई इसी तरह है, वो घोस्टार पे डेवलप होने जाता है ताकि उसे बीस्ट गॉड से फ्यूचर में लड़ना है। पर मुझे क्या पता कि वो मुझे और मेरी बहन को अडॉप्ट करने के बाद वो ये नहीं चाहता था कि वो जाए और उसे कुछ हो जाए और हमारा ध्यान किसी और को रखना पड़े। इसीलिए उसने घोस्टार पे जाने वाले मौके को जाने दिया और वो तब तक काम करते रहा जब तक उसकी बॉडी की हालत ख़राब नहीं हो गई। और वो लड़की उससे दूर जाते हुए बोलती है, अच्छा ठीक है, तुम्हें मेरा गियर चाहिए या नहीं? अगर तुम्हें चाहिए तो चलो स्टोरेज रूम की तरफ चलो, मैं तुम्हें अपने सारे सामान दे दूंगी। एनीवे मुझे तो वापस ही जाना है ना, और मुझे अपनी ज़िंदगी से पहले निपटना पड़ेगा। इस बार मैं हमेशा के लिए लॉग ऑफ करने वाली हूँ, बाय बाय। तभी जियांग उसे रोकते हुए बोलता है, रुको, अगली बार। तब वो लड़की घूम के देखती है ये क्या बोल रहा है और जियांग उसे बोलता है, मेरा नाम जियांग काई है और मैं लॉग ऑफ करने जा रहा हूँ, पर सिर्फ अभी के लिए, परमानेंटली नहीं। और मैं तुम्हें अगली बार अगर फिर ढूंढा तो फिर मैं तुम्हें अपनी टीम में ज़रूर लूँगा। और ये सुनकर वो लड़की के होश उड़ गए होते हैं। उसे फाइनली एक उम्मीद की किरण दिख रही होती है, उसके पैर भी कांपने लगते हैं खुशी से और वो सोच रही होती है, सच में सच में। और जियांग तभी बोलता है, हाँ बिल्कुल सच में, मैं तुम्हें कभी झूठ नहीं बोलूँगा और अगर मैं तुम्हें झूठ बोला हूँ तो मैं ज़िंदगी में कभी पैसे नहीं कमाऊँगा। और वो लड़की, उसकी तो आंखें भर गई होती है और वो अपने आंसू पोंछते हुए बोल रही होती है, हाँ हाँ,
तुम तो बहुत अच्छे आदमी हो, भले तुम थोड़े चिपकू हो, पर तुम दूसरों की केयर बहुत ज़्यादा करते हो और तुम्हें पैसे बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर तुम ये कहते हो तो फिर तुम सच ही बोल रहे होगे। और वो एकदम दौड़ के जाके अपनी जियांग को पीछे से हक कर लेती है और वो बोलती है, थैंक यू, तुम तो वाकई में बहुत अच्छे आदमी हो। और जियांग खांसते हुए बोलता है, तुम ये क्या कर रही हो? और फिर दूसरी बोल रही होती है, बहुत अच्छे। और तभी हमें अर्थ पे जियांग के घर का जगह दिखाया जाता है, जो कि होता है शैंटी टाउन रेसिडेंस। और जियांग बोल रहा होता है, बड़े भाई बहन, तुम्हें अब काम पे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब से मैं तुम्हें पैसे कमा कर दूंगा। उसका बड़ा भाई चौंकते हुए बोलता है, क्या सच में? और उसकी छोटी बहन अभी भी इग्नोर करते हुए बोल रही होती है, तुम्हें ये पैसे कहाँ से मिले भाई? क्या ये इलीगल है ना? इलीगल ही है ना? और जियांग चिढ़ते हुए बोलता है, ये तुम कैसी बातें कर रही हो लड़की? मैंने ये सभी पैसे घोस्टार पे कमाए हैं बड़े भाई। अब तुम अपना सर्जरी कल आराम से करवा लो और तुम वापस स्कूल भी जा सकते हो और कड़ी मेहनत से पढ़ाई कर सकते हो। और वो उसका बड़ा भाई बोल रहा होता है, शाओकाई, तुमने जो वहाँ पे समय बिताया वो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहा होगा, है ना? और जियांग शर्माते हुए अपना चेहरा पीछे घुमा लेता है और बोलता है, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। आप जो डेली हमारे लिए इतनी मेहनत करते हो, हमें दोनों को पाले हो, इसके लिए तो ये सब कुछ नहीं है। आपके बिना तो हम लोग ऑर्फेंस ही रह जाते हैं। तभी वो फिर से बोलता है, चिंता मत करो भाई, तुम हमारे लिए आज तक काम करते आए हो, पर अब ये मौका तुम मुझे दो, क्योंकि अब मेरे पास ये एबिलिटी है और मैं तुम्हें सच में एक अच्छी ज़िंदगी जीने का मौका ज़रूर दूंगा। तभी तीनों चीयर्स करते हैं और बोलते हैं, तो ठीक है, हमारी लविंग फैमिली इन आखिरी दिनों में। और तीनों चीयर्स करते हैं। और तभी जियांग जूस पी रहा होता है, तभी उसके फ़ोन पे अचानक से एक कॉल आ रहा होता है और उसे दूसरी तरफ से जो कॉल करता है वो होते हैं कमांडर। और वो बोल रहे होते हैं, हे जियांग काई, क्या तुम तो सच में वो शर्त जीत गए, क्या तुम अभी फ्री हो? और वो बोलते हैं कि मैं किसी को वहाँ भेज रहा हूँ ताकि वो तुम्हें यहाँ पर कुछ दिखाने ले आए, और याद रखना तुम्हें ज़रूर आना है। जियांग भी सोच रहा होता है, कमांडर वी। और तभी हमें शेंग्यो नेशनल सिक्योरिटी जोन के बाहर का जगह दिखाया जाता है, जो कि एक बीस्ट गॉड बैटल फील्ड रहता है। और जियांग बोलता है, वो तो। और वो फिर दूसरी तरफ देख के बोलता है, इतने समय के बाद भी वो शहर जहाँ मैं बचपन में पला बढ़ा था वो ऐसा हो गया है। और वो कुछ देखकर चौंक जाता है और बोलता है, कमांडर वी, मुझे नहीं पता था कि आप मुझे यहाँ किस काम के लिए बुलाए हैं। और कमांडर चुपचाप खिड़की से बाहर की तरफ देख रहे होते हैं। तभी एक जोरदार दहाड़ने की आवाज़ आती है और ज़मीन हिलने लगती है। हमारा मेन कैरेक्टर स्टैंस लेकर खुद को बचाता है। तभी वो भी जाकर खिड़की के बाहर देखता है और एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर। Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? ये मॉन्स्टर, अबे ये तो वो हाउ टू ट्रेन ड्रैगन्स वाला है ना। बे यार, कब सुधरोगे तुम लोग यार। और फिर उस मॉन्स्टर पे चारों तरफ से कुछ मार्शल आर्टिस्ट, कुछ लोग हमला कर रहे होते हैं। और फिर कोई जोर से जंप करता है और हमें दिखाया जाते हैं कि वो 3 लोग उस मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। जियांग बोलता है, ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बींग्स है ना, जो कि एक इतने बड़े बीस्ट गॉड से लड़ रहे हैं। और तभी वो हमें एक्सप्लेन करता है कि फ़िलहाल गोस्ट स्टार पे जो एक्सप्लोरर हैं उनका हर 20वीं बार लेवल बढ़ जाता है। हर 20वीं बार वो एक जॉब चेंज कर सकते हैं। और ये जो स्टेजेस हैं वो टोटल 6 स्टेजेस में डिवाइड किए जाते हैं। और वो ग्राफ में भी यही दिखा रहा होता है। और वो बोलता है कि उनके बीच में एक्सप्लोरर जो कि लेवल 1 से 80 तक होते हैं वो स्ट्रॉन्ग तभी बन सकते हैं जब वो अपने जॉब में आगे बढ़ें। और उनका पावर सिर्फ घोस्ट स्टार पे ही यूज़ किया जा सकता है। पर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के लिए बहुत अलग होता है, क्योंकि जब वो एक्सप्लोरर लेवल 81 से 120 के बीच में रहते हैं तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाते हैं और उनके बॉडी में सचमुच का चेंज आ गया होता है। इस तरह से लड़ते लड़ते और वो सीन दिखाया जाता है जब तीनों अपना पावर एक्टिवेट कर कर वो बीस्ट गॉड के ऊपर डायरेक्ट हमले कर रहे होते हैं। और बीस्ट गॉड भी उनके तरफ अपने मुंह से एक बहुत ज़्यादा बड़ी एनर्जी बॉल छोड़ रहा होता है। और जियांग बोलता है,
क्योंकि उस समय पावर जो कि उन्हें घोस्ट स्टार पे मिलता है उसे वो आराम से अर्थ पे भी ला सकते हैं और उसे बीस्ट गॉड के साथ लड़ने के लिए और अर्थ को बचाने के लिए यूज़ किया जा सकता है। और हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरोज़ पे बीस्ट गॉड ने हमला कर दिया होता है, पर वो हीरोज़ शील्ड बनाकर उनसे बच जाते हैं और वो तीनों हीरोज़ बीस्ट गॉड की तरफ ही देख रहे होते हैं। तभी वो तीनों फॉर्मेशन में खड़े होते हैं और जियांग बोलता है कि ये सुपर नेचुरल डिवाइन पावर्स, ये सब एक बहुत बड़ी चीज़ है हमारे इंसान के हिस्ट्री में, क्योंकि यही वो चीज़ है जो फिलहाल हमें बीस्ट गॉड से बचा सकती है। और वो तीनों हीरोज़ वो बड़े से बीस्ट गॉड की तरफ ज़ोर से हमला करती है और जियांग भी बोल रहा होता है ये सबसे कारगर चीज़ है और वो तीनों हीरोज़ वो बीस्ट गॉड की बॉडी से एकदम आर पार हो जाते हैं और दूसरा तो नीचे बिल्कुल लैंड कर गया होता है। जियांग ये देखकर बहुत खुश होता है और वो ज़ोर से बोलता है मार दिया, ये तो कितना ताकतवर है। और तभी कमांडर बोलता है ओह तो वो ताकतवर हैं, क्या तुम्हें पता है ये कोई मामूली बीस्ट गॉड नहीं है, बट इन्हें मारने के लिए, बस इस चीज़ को मारने के लिए हमने ऑलरेडी 2 लोगों को सैक्रिफाइस कर दिया है। और जियांग ये सुनकर चौंक जाता है और तभी कमांडर उसे समझाते हुए बोलता है जियांग काई, इंसानियत की सिचुएशन अब अच्छी नहीं रही है, ये भूलो मत कि हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ रह रहे हो, सेफ जोन में हो या नहीं हो, क्योंकि वो सेफ जोन ज़्यादा दिनों तक सेफ जोन नहीं रहेगा। तुम भले ये सर जीत गए हो और मैं अपना प्रॉमिस ज़रूर रखूँगा कि तुम्हें मिलिट्री ज्वाइन करने के लिए फोर्स नहीं करूँगा। तभी आसमान में बिजली कड़क रही होती है और कमांडर बोलता है जहाँ तक हुआंग फैमिली की बात है, मैं उन्हें पहले ही बोल चुका हूँ कि वो तुम्हें छूने की भी कोशिश ना करें। और जियांग ये सुनकर थोड़ा खुश होता है और वो कमांडर की तरफ देखता है। तभी कमांडर हंसते हुए बोलते हैं आहा, बहुत अजीब है ना कि मैं तुम्हें इतनी ज़्यादा अटेंशन क्यों दे रहा हूँ। और वो स्मोक करते हुए बोलते हैं क्योंकि मैं अपने इंट्यूशन में बिलीव करता हूँ, मैं अपने अंतर्मन पे पूरा भरोसा करता हूँ। और जियांग ये सुनकर कमांडर की तरफ देख ही रहा होता है और कमांडर बोलता है कि मेरा अंतर्मन बोलता है कि तुम बहुत ताकतवर बनने वाले हो और फ्यूचर में तुम इतने ताकतवर बनो कि तुम पूरे शेंग्यो शहर की मदद कर सको, क्योंकि शेंग्यो शहर तुम्हारी मदद चाहता है। और तभी ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, कुछ ड्रॉपलेट्स गिर रहे होते हैं, शायद ये बारिश का है शायद से। और तभी कमांडर बोलता है मुझे पता है कि ये इंसानियत के कुछ आखिरी पल हैं और तुम अपनी परिवार को बचाना चाहते हो, पर ये मिलिट्री ज्वाइन करने का मतलब ये है कि तुम्हें बैटलफील्ड पे जाना पड़ेगा और बैटलफील्ड बहुत खतरनाक है। पर फिर भी हर एक आदमी का फ़र्ज़ बनता है और उसकी कुछ जिम्मेदारियां होती है जो कि पूरे देश को बचाने की रहती है। और इस दुनिया में किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा ना, और उन मॉन्स्टर से लड़ना पड़ेगा। तभी वो सिगरेट नीचे फेंकते हुए बोलते हैं और लगता है कि कुछ दिनों बाद मैं भी इन बैटलफील्ड पर ही एक दिन मारा जाऊंगा, जबकि मैं एक शेंग्यो शहर का आदमी होते हुए तुम्हें ये बोलना चाहता हूँ कि अगर मैं अपने देश के लिए मर सकता हूँ और तुम्हारे लिए, मैं ये अपने दिलो जान से करूँगा। और जैंग ये सुनकर थोड़ा सा तो मोटिवेट होता है और उसके पीछे ज़ोरदार बिजली कड़कती है। और तभी कमांडर से बोलता है जियांग काई, मैं तुम्हारे किसी भी चॉइस में इंटरफियर नहीं करूँगा, पर अगर शेंग्यो शहर खतरे में हो कभी भी तो मैं यही होप करता हूँ कि तुम भी अपना एनर्जी इसके लिए यूज़ करोगे ताकि तुम भी शेंग्यो शहर के लिए लड़ पाओ। और तभी एक टेक्स्ट आता है कि उस दिन के बाद मैं धरती पे कुछ दिनों तक रेस्ट कर रहा था और फिर मैं घोस्ट स्टार वापस गया। और फिर से घोस्ट स्टार पे शेंग्यो शहर का सीन दिखाया जाता है। कुछ लोग चल रहे होते हैं और जियांग सोच रहा होता है कि कमांडर वे ने तो मेरे बारे में बहुत ज़्यादा ही सोच लिया है। क्या मैं सच में फ्यूचर में इतना ताकतवर बन जाऊंगा? क्या मैं शेंग्यो शहर के काम आ सकता हूँ? भूल जाओ, ये तो अच्छा होगा कि मैं पहले अपनी चिंता करूँ। वो जो ब्लाइंड जाइंट ब्लैक एप है जो कि वैली ऑफ द किंग्स में है, वो अब मेरे लिए बिल्कुल भी चैलेंजिंग नहीं है। और ये समय हो गया है कि मैं अब कोई दूसरा मॉन्स्टर ढूंढूं। और वो अपनी घड़ी में चेक कर रहा होता है और तभी एक फ़ोटो आता है और इसका नाम घोस्ट बैंशी रहता है, जो कि एक
एलाइट मॉन्स्टर रहता है और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत डरावने रहते हैं। लिखा होता है कि इसका डैमेज बहुत ज़्यादा है और किसी भी एक्सप्लोरर को एकदम तुरंत मार सकता है। इसका अटैक बहुत डरावना होता है और ये एक भूत की तरह है। और तभी उसका एट्रीब्यूट पैनल खोलकर जियांग काई अच्छे से चेक करता है। उसमें लिखा होता है इसकी जो चीख है वो एक्सप्लोरर को जो भी 10 मीटर के दायरे के अंदर है उसे एकदम स्टैचू कर सकती है। वो हिल नहीं पाएगा और उसे बहुत ज़्यादा डर लगते रहेगा। और तभी नीचे लिखा होता है कि सिर्फ 10 मीटर के अंदर वाला अटैक ही एक बैंशी को डैमेज कर सकता है। और जियांग सोच रहा होता है ये कितना ताकतवर मॉन्स्टर है, ये तो तुरंत मारा जाएगा अगर हम 10 मीटर के अंदर रहें, पर ये 10 मीटर के बाहर इसे कोई कुछ नहीं कर सकता। तभी जियांग अपनी आंखें बंद करता है और चुपचाप आगे की तरफ बढ़ने लगता है और सोच रहा होता है ये मॉन्स्टर ये तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट दिख रहा है, पर फिर भी वो जायंट एप से ज़्यादा डिफ़िकल्ट थोड़ी होगा। मुझे लगता है कि मुझे कुछ टीममेट ढूंढने की ज़रूरत है। तभी वो देखता है कि सड़क पर एक लड़की सो रही होती है। वो अपने हाथों में एक बोर्ड पकड़ी होती है और वो सोते सोते भी बोल रही होती है कैप्टन, मेरे कैप्टन। और सब लोग उसी को देख रहे होते हैं और उस साइन बोर्ड में लिखा होता है कि मुझे कोई भी डिस्टर्ब मत करना, यहाँ पर मैं अपने कैप्टन की इंतज़ार कर रही हूँ। और जियांग उसे डराते हुए बोलता है हु यान, क्या तुम यहीं पे मेरा इंतज़ार कर रही थी आखिरी बार मेरे जाने के बाद? और वो लड़की का अचानक से नींद खुलता है और वो जोर से चिल्लाती है वाह। और फिर वो पीछे घूमकर बोलती है वाह कैप्टन कहाँ है, मैं जानती थी कि आप यहाँ वापस ज़रूर आएंगे, मैं यहाँ आपके लिए बहुत दिनों से इंतज़ार कर रही हूँ। और जियांग बोलता है मैं हमेशा अपने वादे पूरे ज़रूर करता हूँ। और तभी वो लड़की बोलती है कैप्टन कहाँ है, अब तो आप मेरे साथ मॉन्स्टर से लड़ने ज़रूर जाएंगे ना? मैंने आपके लिए एक बहुत अच्छा टीममेट भी ढूंढ दिया है और मैंने देखा कि वो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है किसी भी मॉन्स्टर से लड़ने टाइम। तो आपको क्या लगता है, क्या आपको वो चाहिए? जियांग भी एकदम खुश हो जाता है। वो बोलता है अरे वाह, ये तो बहुत ज़्यादा मददगार होगा किसी भी मॉन्स्टर से लड़ने में। ऐसा तो अच्छा, बहुत अच्छा होगा, पर ये कोई ड्रंकर्ड नहीं होना चाहिए ना? अच्छा। और तभी पीछे से वही ड्रंकर्ड दिखाया जाता है, वो जो पहले सीन वाला। और वो बोल रहा होता है हेलो, मेरा नाम रुआन यू है और मैं एक ड्रंकर्ड हूँ। और वो देखता है कि जियांग उसके पास नहीं है। जियांग तो कब का दूर भाग गया होता है और वो बोल रहा होता है मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। और तभी वो लड़की भी चौंक के बोलती है ए कैप्टन काय, ये तो अभी भी इससे डर रहा है। और वो चिल्ला के बोलती है कैप्टन काय, आपको रुआन यू को अपने साथ ज़रूर ले जाना चाहिए, वो बहुत हार्ड वर्किंग है और वो आपकी सभी बातें मानेगा। रू भी ये चीज़ देख रहा होता है और वो थोड़ा सा डर भी रहा होता है। तभी वो लड़की चिल्ला के बोलती है रुआन यू ये आपके लिए खाना भी बनाएगा, आपके पैर और कंधे मसाज कर देगा। और वो ये भी बोलती है कि जब तक आप उसे अपनी टीम में रखोगे तो वो आपके साथ कोई भी अपनी टैलेंट भी शेयर करने के लिए तैयार है, प्लीज़।